हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चालू करने वाले हैं। और इसको पढ़ने से पहले आई होप आपको वेक्टर्स का बेसिक नॉलेज आपके पास होगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हेडिंग नोट कर लीजिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लास 9th में हम लोग इसके बारे में सबसे पहली बार पढ़ते हैं और वहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोशन के इक्वेशंस और भी कई बातें हमारे टीचर हमें सिखाते हैं, जिसको हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं कि जो ये टॉपिक है वो फिजिक्स के कौन से ब्रांच में आता है, और वो हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स। सबसे पहले हमारा टर्म जो है वो है कि मैकेनिक्स क्या होता है ना जी, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, पहले डेफिनेशन इसका, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of motion। जो मोशन के स्टडी पर बेस्ड हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं जी। इसका पहला पार्ट क्या होता है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हम लोग तब पढ़ते हैं जब बॉडी रेस्ट पे हो, बॉडी इज एट रेस्ट। जब रुके हुए बॉडी के बारे में स्टडी करना हो तो उसको हम कौन से ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो, जब मूविंग बॉडीज़ हो, इसको हम लोग दो तरीके से और ब्रेक कर लेते हैं। और इसका पहला पार्ट होता है काइनेमैटिक्स। क्या होता है, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स जो है वो होता है स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज़, स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज़ विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन के कॉज को आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मूविंग बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन में कि एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी और अचानक उसकी स्पीड 20 हो गई, किसने किया, कोई आइडिया नहीं। मतलब फोर्स की बात नहीं करेंगे, कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है ना, उसकी बात नहीं करेंगे। चलिए इसका आता है क्या इसमें, डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है, ये तीन ब्रांचेस के हो गए। डायनामिक्स क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज़, it is the study of moving bodies with considering the cause of motion, the cause of motion। मोशन के कॉज को स्टडी करते हुए जो हम पढ़ेंगे मूविंग बॉडीज़ के बारे में, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डायनामिक्स बोलते हैं। तो जो चैप्टर आज आप पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद जो चैप्टर है मोशन इन प्लेन, जिसको हम 2D मोशन बोलते हैं, इन दोनों में हम लोग फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो काइनेमैटिक्स के अंदर आएगा। और जब पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर चैप्टर्स जब पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि हम फोर्स को कंसीडर करते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, डायनामिक्स के अंदर आएगा। तो आपको पहले तो ये एक बाइफर्केशन पता होना चाहिए कि चैप्टर को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो हमारा जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि आप कैसे किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए एक टर्म हम स्टडी करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कंडीशन और स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, कंडीशन और स्टेट ऑफ मोशन। कि कंडीशन और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन या कंडीशन ऑफ मोशन तीन तरीके से डिफाइन होता है। सबसे पहला रेस्ट होता है, दूसरा होता है मोशन, और तीसरा होता है डायरेक्शन। तीसरा क्या होता है,
डायरेक्शन होता है। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो आप ये कहेंगे कि उसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट है। अगर कोई बॉडी चल रही है तो आप ये कहेंगे कि उसका स्टेट ऑफ मोशन है, मूविंग है। और अगर कोई बॉडी किसी खास डायरेक्शन में चल रही है तो बोलेंगे कि उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है, डायरेक्शन है। मतलब ये कि अगर हमने किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया, हालांकि मैंने बोला है कि मैं फोर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक चीज़ समझाना होगा आपको कि अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाते ही वो बॉडी लेफ्ट से राइट हो गई, मतलब लेफ्ट जा रही थी तो इधर चली गई, तो डायरेक्शन बदल गया, तो क्या बोलेंगे कि उस बॉडी का कंडीशन ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ मोशन बदल गया। अगर कोई रुकी हुई बॉडी चलने लगे तो हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन बदल गया, रेस्ट से मोशन में शिफ्ट हो गया। कोई चलती हुई बॉडी रुक जाए तो हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो मोशन से बदल के कहाँ पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो ये समझाने के लिए मैंने एक टर्म लिख दिया है स्टेट ऑफ मोशन, है ना जी। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है कि डिस्टेंस क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लो कि ये इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये फाइनल पॉइंट है, पॉइंट बी, और बॉडी जो है यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के गया होगा। ये बॉडी का एक्चुअल पाथ था, ठीक है। तो जो भी इस पाथ की लंबाई होगी क्या बोलते हैं उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये बेसिक बातें आप जानते होंगे। चलिए अब इसी को यूनिट क्या होती है इसकी वो भी लिख लो यार एक बार, सारी बातें लिख ही लेते हैं जल्दी जल्दी में। यूनिट क्या होता है इसका, मीटर होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट। अब बताइए इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ये वाला, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना जी। डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो लिख लेंगे इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये क्वांटिटी कैसा है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। और यूनिट इसकी भी क्या होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन है किसके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, टॉपिक ये है, आप कर सकते हैं एक आध क्वेश्चन। चलो कर लेते हैं इस पर। जैसे मान लो कि एक बॉडी है जो कि ए पॉइंट पे था भाई साहब, है ना, और ए से चलना शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। लेकिन बी पे इसका मन नहीं लगा, कोई काम की चीज़ नहीं होगी बी पे, तो और आगे निकल गया, वो चला गया सी पे चला गया, है ना जी। ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है मान लो। एक थोड़ा फील दे रहा हूँ मैं आपको। बी से सी का डिस्टेंस कितना है मान लो 4 मीटर मान लो, है ना जी। और फिर वो उसका सी पे मन नहीं लगा तो सी से वो वापस लौट के आ गया और यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट पे डी पे आ गया। और सी से डी का डिस्टेंस कितना है मान लो कि 4 और 2 मान लो 6 मीटर है, ये 6 मीटर हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द टोटल, या 6 नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, थोड़ा सा चेंज कर लो, 7 कर लो, ठीक है, 7 कर लो। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन ए टू बी। तो डिस्टेंस 8 है और डिस्प्लेसमेंट भी 8 ही है क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है। डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, तो 8 और 4 12, और डिस्प्लेसमेंट भी 8 और 4 12 ही होगा क्योंकि वो भी स्ट्रेट पाथ है। अगला सवाल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द होल जर्नी। तो होल जर्नी में अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता हूँ तो इनिशियल पोजीशन उसका ये है और फाइनल पोजीशन ये है। ये 12 उधर गया और 7 पीछे आया, मतलब कि अभी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही होगा और कितना होगा, 5 मीटर का होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस इन द होल जर्नी, तो आप क्या बोलेंगे कि 12 इसका जाने का और 7 उसके आने का, यानी कि 19 मीटर। ये बेसिक एक बात मैंने सिखाया आपको। चलो इसमें एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि एक बॉडी यहाँ ए से चालू हुआ और ए से गया कहाँ पे, सी पे। ये 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया और सी से क्या हुआ, वो सीधे बैक मारा और वापस यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट डी पे आ गया, ठीक है। चलिए, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, 12 मीटर। क्या मान लिया, 12 मीटर मान लिया। अब बताओ मैं आपसे पूछूं फाइंड द डिस्टेंस इन द होल जर्नी, तो क्या बोलोगे, इट इज़ 10 + 12 दैट इज़ 22 मीटर। लेकिन मैंने अगर आपसे मैं अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लूँ कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द होल जर्नी, तो क्या बोलोगे, 10 गया और जब वापस यहाँ पर आया तब तक तो उसने अपना डिस्प्लेसमेंट 0 कर लिया था। लेकिन अब चूंकि वो इधर जा रहा है तो अब का डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलेंगे, -2 बोलेंगे, क्योंकि वो इनिशियल पोजिशन से लेफ्ट साइड में जा रहा है और आपने स्टार्टिंग में उसको राइट में काउंट करना शुरू किया था।
ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे ये कहे कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कि बॉडी यहाँ आके रुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर है, मतलब कि बॉडी यहाँ से 2 मीटर पीछे आके रुका है, तो ये डिफरेंस होता है किसमें, +2 डिस्प्लेसमेंट में और -2 डिस्प्लेसमेंट में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी का मैं आपसे आगे भी आपसे हेल्प लूँगा और मैं आपसे पूछूंगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है ना। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से आप स्पीड और वेलोसिटी निकालेंगे। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के और भी क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ और करा देता हूँ। जैसे कि सर्कुलर ट्रैक पे बॉडी मूव करती है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। और वही अगर बॉडी मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक पे भी अलग अलग लोकेशंस पे आके रुकती है, उस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। अगर बताओ कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे फुल पाथ कवर कर ले, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, है ना। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे पूरा डिस्टेंस कवर कर ले तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। चलो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस मान लो कितना है, r है जी, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, रेडियस क्या है, r है। अब अगर इसका रेडियस r है तो आप बताइए कि अगर बॉडी इस a पॉइंट से चालू हुआ और a पॉइंट से चालू होके वो यहाँ पर पहुँच गया b पॉइंट पे और b पे आके रुका हुआ है। a से चालू हुआ और ए से कहाँ पे आकर रुक गया, बी पे आकर रुक गया। मेरा सवाल आपसे क्या है, बताइए डिस्टेंस क्या होगा। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो अगर ये पूरा घूमता कितना होता है, 2πr, आधा घूमता क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो कि डायमीटर के बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसी में कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, πr/2r, r से r कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा, π/2। तो छोटी छोटी बातें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लो जल्दी से। मान लो कि एक फिर से सर्कल है, ठीक है, और बॉडी यहाँ से चालू हुआ और यहाँ से घूम के जो है पूरा पाथ लेके यहाँ पे आ गया, मान लो इस बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो अगर बॉडी ए से बी पे आ गया तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि इसका डिस्टेंस क्या है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताओ। अगर ये पूरा घूमता तो कितना घूमता, 2πr घूमता। यहाँ घुमा तो πr, यहाँ पूरा घुमा तो कितना हो गया बताओ, πr, और ये पूरा πr तो 2πr हो गया। यानी कि इतने में कितना घूमता है। और ऑफ कोर्स ये 3/4 ऑफ द डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ 3/4 ऑफ टोटल सर्कमफेरेंस। और चाहो तो आप इसको काट सकते हो 2 से, आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ 3/2 ऑफ πr, 3/2 ऑफ πr डिस्टेंस हो गया। और यहीं आपको पूछ दे कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन किया हमने और इसको इससे ज्वाइन कर दिया हमने। तो अगर बॉडी यहाँ से घूम के यहाँ पहुँचा है तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इसका रेडियस कितना है, r है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं। और चूंकि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है तो ये r और ये भी r, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोल दो, सबको पता है, √2r, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसके बाद मैं आपसे एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, और ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, तो आप इसके डिस्प्लेसमेंट को क्या, डिस्टेंस को क्या बोलोगे, प्लस या माइनस। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा कन्फ्यूजन आया होगा कि आपने इसको चलो माइनस बोल दिया, तो इधर वाले को क्या बोलोगे, प्लस बोलोगे, ऊपर वाले को क्या बोलोगे, प्लस बोलोगे, नीचे वाले क्या बोलोगे, माइनस बोलोगे। तो ये जो आपने कहा, मान लो इधर 2 लेफ्ट गया, 2 राइट गया, 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये जो मैंने यहाँ बनाया है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है जी। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि आपको जब भी कभी ओरिजिन से कार्टेशियन अपने प्लेन में सोचना होगा तो राइट की तरफ जो भी डिस्टेंस आप लोगे वो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट वाला जो भी लोगे क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ऊपर वाला क्या लोगे, पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी डिस्टेंस आप काउंट करेंगे राइट साइड में क्या मानेंगे, उसको पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव मानेंगे,
ठीक है, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होती। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप क्या मानेंगे, हमेशा नीचे लगता है, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो या बॉल नीचे आ रही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, नीचे ही होता है, तो उसको हमेशा आप -9.8 ही मानेंगे। आपको हो सकता है किसी क्लास में कुछ और पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप वही मान के सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन में आप यहाँ पे फंस सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। ठीक है, हमने आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ठीक है ना जी, कब आप कहेंगे बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जी ना। तो रेस्ट मोशन क्या होता है समझ लो जल्दी से, क्या होता है बताओ। जब बॉडी अपना लोकेशन चेंज ना करे, जब बॉडी अपना लोकेशन चेंज ना करे, किसके रिस्पेक्ट में बताइए, टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलेंगे उसको कि बॉडी रेस्ट पे है। और अगर वही बॉडी अपना लोकेशन बदल दे टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग कि वो बॉडी मोशन में है। तो यहाँ पर जो मैं बार बार रेफरेंस पॉइंट बोल रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्ट और मोशन रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो हालांकि मैंने पहले आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, बाद में ये पढ़ाना इसके पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ आपको, वो क्या है, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन करते हो या रेस्ट को डिफाइन करते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर स्टेबल हो जाऊँ, आपसे पूछूँ कि मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप तो रेस्ट पे हो। ठीक है, लेकिन वही मैं आपको अगर मान लो कि मैं मून पे भेज दूं और वहाँ से कहूँ कि देखो और पता करो, तो चूंकि आप मून से देख रहे हो तो अर्थ मूव कर रही है, तो मैं भी अर्थ पे ही हूँ, मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो मैं मोशन में आ गया, जबकि मैं तो ऐसा ही खड़ा हूँ। तो वेन एवर यू चेंज द रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं उसका, तो क्या होता है कि बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन बदल सकता है। जैसे ट्रेन में दो लोग जा रहे हैं, अगर दो लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, और आप प्लेटफॉर्म से उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फॉर यू द बोथ ऑफ द पर्सन आर इन मोशन, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए किस पे हैं, रेस्ट पे हैं। तो देखा आपने कि अगर हम रेफरेंस फ्रेम को ट्रेन बोल दें तो दोनों रेस्ट पे होंगे, और रेफरेंस फ्रेम को प्लेटफॉर्म बोल दें तो दोनों का जो है स्टेट ऑफ मोशन बदल गया। तो रेफरेंस फ्रेम के बारे में हम अभी थोड़ी देर से बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते। फिलहाल आप जो है रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन नोट कर लेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो उसको बोल देंगे हम लोग रेस्ट पे, और चेंज वाले को क्या बोल देंगे, मोशन बोल देंगे। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मैंने कहा आपसे, थोड़ा उसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए, लिखेंगे द पॉइंट और अ फ्रेम, द पॉइंट और अ फ्रेम फ्रॉम विच या अबाउट विच, एक ही बात है, फ्रॉम विच द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, the state of motion of a body is observed is called frame of reference। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, frame of reference बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये पढ़ लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि इस पर डिपेंड करती हैं या नहीं करती। तो हेडिंग लिखेंगे quantities depending or not depending on frame of reference। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं या नहीं करती हैं। जैसे कि सबसे पहला लिख लेते हैं कौन सा, डिपेंड्स, जो डिपेंड करती हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक क्वांटिटी है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। कैसे, समझिए इसको। जैसे मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो कार मान लो, दो कार अगर एक हाईवे पे चल रही है, तो अगर वो दोनों की स्पीड सेम है,
दोनों कार की स्पीड सेम है, हाईवे पे चल रही है, तो एक कार में बैठे हुए आदमी के लिए दूसरी कार ने इतना सा भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, क्योंकि दोनों सेम स्पीड चल रहे हैं। लग रहा है कहते वो तो वहीं तो था, वहाँ भी वहीं था, अभी यहाँ भी यही है, आगे भी वहीं रहेगा, कोई डिस्टेंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर उन्हीं दोनों कार्स को आप मैप पे या किसी हेलीकॉप्टर से देखोगे, अरे वो तो चल रहे हैं, तो 100 किलोमीटर चला गया दोनों कार, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हेलीकॉप्टर है, तब तो उसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिख गया। लेकिन जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कार को कर दो, कार के अंदर बैठे हुए किसी आदमी को बना दो, तो दोनों कार का कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और डिस्टेंस अगर डिपेंड करेगा तो साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। नंबर 3, वेलोसिटी बिल्कुल डिपेंड करता है। एक गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड पे, ठीक है, अगर उसको मैं रुक के देखूं तो 100 की स्पीड दिखेगा, अगर मैं 60 की स्पीड से चलता हुआ उसको देखूं तो मुझे 40 से चलता दिखेगा, और मैं अगर 100 की स्पीड से ही चलता हुआ उसको देखूं तो मुझे लगेगा ही नहीं चल रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हुआ तो स्पीड भी चेंज होगा, स्पीड का चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स स्पीड और एक्सेलरेशन रिलेटेड हैं, और फिर वर्क डन, वर्क डन भी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी वर्क डन है ना। अब ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करती, डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें सबसे पहले लिखेंगे इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स। जैसे मान लो कि एक कोई ट्रॉली है, इस ट्रॉली पर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, और इस ब्लॉक को मैं 10 न्यूटन फोर्स से इसको आगे पुश करना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर मैं ट्रॉली पे रुक के इसको देखूं तो भी, मान लो ये मैं यहाँ उसको पुश कर रहा हूँ, कोई आदमी अगर ट्रॉली पर रुक के मुझे देखे कि मैं इसको कितना फोर्स लगा रहा हूँ तो उसको 10 ही मिलेगा, है ना। और अगर कोई आदमी ग्राउंड पर रह के देखे तो भी उसको 10 ही लगेगा, फोर्स थोड़ा ना कम हो जाएगा, फोर्स तो वही रहेगा। तो इंडिविजुअल फोर्स जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ट्रेन में 2 लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंदर वाले आदमी के लिए भी उनके बीच की दूरी वही है, और ट्रेन के बाहर जो प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहा है उसके लिए भी डिस्टेंस वही है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और लास्ट में होता है टाइम, टाइम ऑफ इवेंट। टाइम कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपकी स्पीड कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, समय तो वैसे ही चलेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं और कौन कौन सी हैं जो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, नोट्स बनाते जाएंगे सब लोग जल्दी जल्दी से। बहुत बेसिक बातें हैं, जैसे कि रेस्ट और मोशन का था सबको आता होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबको आता होगा। ये एक मैंने नई बात बताई, इसको आप नोट कर लेंगे, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। जो चीज़ पहले से पता है उसको लाइटली लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और वो है मोशन के टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप में सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है 1 डायमेंशन मोशन, दूसरा 2 डायमेंशन मोशन, तीसरा 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, मोशन इन अ लाइन, मोशन इन अ लाइन, एक लाइन में अगर मोशन हो रहा हो तो क्या बोलेंगे उसको 1 डायमेंशन मोशन बोलेंगे। 2D क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन में मोशन हो रहा हो, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ इस बोर्ड पे, तो मोशन इन प्लेन है क्योंकि यहाँ मैं घूम रहा हूँ अलग अलग। और 3D क्या होता है, मोशन इन अ स्पेस, मोशन इन अ स्पेस, अगर स्पेस में मोशन हो रहा हो तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इट इज़ अ 3D मोशन,
ठीक है। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ से चल रहा है और इसके अलॉन्ग बिल्कुल सीधे चल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इट इज़ वन डायमेंशन मोशन। अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, कैरम बोर्ड पे ऐसे, कैरम बोर्ड पे स्ट्राइकर हिट करते हैं तो वैसे घूमता है, तो वो इसी प्लेन में ही तो है, क्या बोलेंगे उसको? 2D मोशन बोलेंगे। और अगर वो यहाँ से निकल के ऐसे आ गया, ऐसे घूम के फिर ऐसे चल गया, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? 3D मोशन बोलेंगे। तो मच्छर घर में आता है, कैसा मोशन होता है? 3D मोशन, ऐसा अलग अलग घूमता रहता है, ठीक है। चलो तो इस एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपसे मैं कहूँ कि 2i कैप कैसा मोशन है? सिंपल पूछ रहा हूँ। 2i कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप और 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये कैसा मोशन है? 1D मोशन। ये कैसा मोशन है? 2D मोशन। ये कैसा मोशन है? 3D मोशन। गलत है, ये तीनों ही 1D मोशन है भाई साहब। ये तीनों ही कैसे हैं? 1D मोशन है। बोलो कैसे? देखो 2i का मतलब क्या हुआ? ये तीनों एक ही लाइन में चल रहा है। ये 2i का मतलब हुआ कि ये x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, लाइन तो स्ट्रेट ही है ना, वो तो ठीक है। 3i प्लस 4j क्या होता है कि वो ऑरिजिन से पास हुआ और 3,4 वाली लाइन से सीधे निकल पड़ा, बिल्कुल वो भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। 5i कैप, 3j कैप, 4k कैप, अरे है तो स्ट्रेट लाइन ही ना, तो तीनों मोशन क्या होगा? 1D मोशन होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मोशन के आपने टाइप्स पढ़ लिए, तो मेन ध्यान रखना क्या आपको कि मोशन इन लाइन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्पेस, इससे होता है 1D, 2D, 3D होता है। अब इसके बाद मोशन के कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अदर टाइप्स ऑफ मोशन में हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहला वो होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में चले, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन, और साथ ही साथ क्या हो कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसके कंपैरिजन में जो है उसका साइज अगर बहुत छोटा है तो क्या बोलेंगे उसको कि वो एक लीनियर मोशन है ना जी। अब दूसरा इसमें आता है क्या? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, और ऐसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? देखो कि होता ये भी स्ट्रेट लाइन में ही है, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या होता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, इज कंपेरेबल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, कवर्ड बाय इट। मतलब जैसे मान लो ये मार्कर है, अब इस मार्कर को मैंने क्या किया, यहाँ से खिसका के यहाँ कर दिया, तो जितना इस मार्कर का साइज है इसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस भी उसके आसपास ही है या उससे कंपेयर। मतलब क्या होता है कि मान लो इसका साइज है 10 सेंटीमीटर का, तो इसने 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो कंपेरेटिव ही है ना, ऐसा थोड़ा ना उसको आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे मान लो एक ट्रेन है, अब ट्रेन का लेंथ है मान लो कितना, 600 मीटर, अब वो डिस्टेंस कितना कवर कर गया? वो डिस्टेंस कवर कर गया 600 किलोमीटर, तो 600 मीटर के लिए 600 किलोमीटर क्या है? बहुत बड़ा वैल्यू है। तो आप ट्रेन को जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। एक कार है, अब कार का लेंथ कितना होता है? 4 मीटर 5 मीटर होता है, उससे आप दिल्ली चले जाओ, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया? मान लो डिस्टेंस हो गया उसका 500 किलोमीटर हो गया, तो 5 मीटर की कार से आप 500 किलोमीटर चले गए, तो कार तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है ना स्ट्रेट लाइन में, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लीनियर और ट्रांसलेटरी में डिफरेंस होता है, ठीक है जी। चलिए अब तीसरा पढ़ लेते हैं, कौन सा? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर। बेसिक बातें हैं, आपको आना चाहिए बस, है ना। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहे, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो पाथ पे मूव करे तो बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये इसका पाथ कैसा सर्कल होगा और एक रेडियस फिक्स होगा। इसमें दो पार्ट और हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं? अगर इसका घूमते घूमते स्पीड फिक्स है तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और घूमते घूमते उसका स्पीड बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये कैसे होता है?
तो देखो, जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है इस तरीके से तो बोलते हैं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म है। और उसका स्पीड बदल गया तो नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि हम रोड पे जब टर्न करते हैं तो कुछ देर के लिए सर्कुलर मोशन करते हैं, लेकिन उस दौरान हमारी स्पीड कम भी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे कि आप पंखा चला रहे हो, कितने उसमें स्पीड कर दिया आपने? 1 का कर दिया, तो ऐसे घूम रहा है। 2 कर दिया, आप तेज हो गया, ठीक है। तो हालांकि वो तो रोटेशन होता है, लेकिन आप ये मान लो कि आप एक 100 मीटर के ट्रैक पे हो, सपोज यू आर ऑन द ट्रैक ऑफ 100 मीटर्स। तो आपने जो पहला राउंड लिया ना, वो लिया मान लो 17 सेकंड में लिया पहला राउंड आराम से, और सेकेंड राउंड जो आपने लिया उसमें आपने इसको मतलब 20 से कर दिया, 20 सेकंड में कर लिया। अब यहाँ से चले, यहाँ तेज हो गए, फिर स्लो हो गए, तेज हो गए, स्लो हो गए, तो चलते चलते आप अपनी स्पीड कम भी कर रहे हो, तो वो कैसा मोशन हो गया? इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। बेसिक बात है, ये आपको आना चाहिए। चलो और आगे चलते हैं। तो सर्कुलर मोशन आपने सीख लिया, वैसे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए मैं बस डेफिनेशन का टर्म है इसलिए मैं जल्दी बोल के आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 4, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशन क्या होता है कि द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग ऑन इट्स एक्सिस। जैसे पंखा, अब पंखा जो घूमता है, वो तो ना पंखा ऐसे चलता है अपने कोने कोने में, नहीं, पंखा एक एक्सिस पे बस घूमता रहता है, तो क्या बोलेंगे उसको? रोटेशन बोलेंगे। तो रोटेशन में और सर्कुलर में बहुत फ़र्क है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है, एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, जबकि रोटेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपने एक एक्सिस पे जो है ऐसा बस राउंड राउंड लेता रहता है, ठीक है। चलिए अब इसमें आता है 5th टाइप और पढ़ लो, वो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी क्या होता है? पेंडुलम सबने देखा होगा, सुना होगा, है ना। पेंडुलम को सपोर्ट से ऐसे बांध दो और यहाँ पर लटका उसको हिट कर दो, क्या होगा? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी का एक और क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी में क्या फ़र्क है? जब यही टू एंड फ्रो मोशन काफ़ी फास्ट हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? इट इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो ये मोशन का जो है एक बेसिक क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हमने जो टर्म्स पढ़ लिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब पढ़ने के बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है स्पीड। कहाँ पहुँचते हैं हम लोग? स्पीड पहुँचते हैं, ठीक है ना। स्पीड क्या होता है जी? बहुत सिंपल है। तो स्पीड क्या होता है? इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड का रिलेशन किससे होता है? डिस्टेंस से होता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें मैं और एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बेसिक सी बात है ना। चलो तो लिख लो, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया। इसमें क्या एग्जांपल दूं कि एक बालकनी में आप खड़े हो, सामने से कोई बाइक पे जा रहा है धीरे धीरे, फिर कोई बहुत तेज़ से निकल गया, तो क्या देखा आपने कि उतना ही डिस्टेंस था, लेकिन उतना ही डिस्टेंस कोई पहले वाले इंसान ने काफ़ी स्लो पार किया, दूसरे वाले ने सीधे गायब कर दिया, तो बोलो ज़्यादा स्पीड है। तो टाइम कंपेयर किया उसी डिस्टेंस से। तो ये सब एग्जांपल छोटे बच्चों को बताते हैं, आपको पहले से पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर बात किया जाए इसके यूनिट की तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। स्पीड क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात आती है इसके टाइप्स की। किसकी बात आती है? टाइप्स की बात आती है। हाँ, अब टाइप्स को समझो। टाइप्स में सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? तो क्या कहते हैं इसको? इट इज़ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इन दोनों पे ज़्यादा फोकस होता नहीं 11th क्लास में। मेन फोकस किस पे होता है? अगले दो पे, उसको पढ़ेंगे डिटेल में आराम से, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल डिस्टेंस वो किसमें? लेकिन टाइम हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि कंपेरेटिव तो सेम रखोगे ना। टाइम तो वही रखोगे ना कि 1 मिनट में 2 मीटर, अगले 1 मिनट में 6 मीटर चला गया, फिर अगले 1 मिनट में 12 मीटर चला। तो वो जो एक इंटरवल है वो फिक्स रखना पड़ेगा आपको। टाइम कभी अनइक्वल नहीं होता, टाइम हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है, ठीक है जी। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एवरेज स्पीड। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 4 पे आ जाइए, कहाँ पर? दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इट इज़ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मान लो कि आप 3 बजे अपने घर से निकले और 6 बजे कहीं पहुंचना है आपको, और आपको 4:10 और 2 सेकंड पे आपको किसी का फ़ोन आया और उसने पूछा कि भाई कहाँ हो, कितनी स्पीड पे हो गाड़ी चला रहे हो, अभी बताओ। तो आपने देखा स्पीडोमीटर पे, आपने देखा कि स्पीड आपकी 72 है, तो आप क्या बोलोगे कि स्पीड अभी 72 है। तो उस टाइम पर जो स्पीड है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम। और व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अब मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि एवरेज स्पीड का ही एक छोटा सा टुकड़ा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस होता है। कैसे, इसको हम लोग ध्यान से अभी समझते हैं। चलिए ओके बच्चों, तो अब हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई एक प्लेस है, प्लेस ए, और एक कोई दूसरा प्लेस है, प्लेस बी। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर। और ए से बी तक जाने में जो टाइम लगता है वो है कितना? 10 आवर्स। कितना लगता है? 10 घंटे लगते हैं, ए और बी। ठीक है, अब चलो, अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल डिस्टेंस कितना है? 500 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है? 10 आवर्स। तो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप बताइए, क्या ए से बी तक लगातार स्पीड 50 रहा? ऐसा नहीं है, बीच में कहीं पे स्पीड कम भी हुआ, कहीं ज़्यादा भी हुआ होगा, क्या पता बीच में कहीं आप रुक भी गए होगे। तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता करना है कि मान लो 2 घंटे पे है ना, 2 घंटे पे हमें पता करना है कि बॉडी कहाँ पर थी और क्या कर रही थी। तो यहाँ लिख लेते हैं, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी यहाँ चल रहा है, स्पीड ऑफ द बॉडी एट 2 आवर्स। 2 घंटे, 10 घंटे का जर्नी है ना, 2 घंटे पे इसकी स्पीड क्या आती है पता करना है। और 2 घंटे की स्पीड को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, तो वो कितना होगा समझते हैं उसको। देखिए, हमने ये पता करने के लिए क्या किया, कुछ एजम्पशंस किए और इस बॉडी से पूछा कि भाई तुम 2 घंटे के बाद क्या कर रहे थे। तो इसको मैंने पूछा कि बताओ 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 मिनट तक तुमने क्या डिस्टेंस कवर किया। तो इसने कहा कि मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 मिनट तक। ठीक है, हम ये पता करना चाहते हैं कि इस टाइम पे कहीं ये कुछ रुका तो नहीं, कहीं ये कुछ कर तो नहीं रहा, कुछ टाइम, कुछ ये चाय तो नहीं पी रहा कहीं पे जाके, कहीं सो तो नहीं गया ये, तो पता करना चाहते हैं। तो 2 घंटे से लेके 2 घंटे 1 मिनट के बीच में मैंने पूछा कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या बोलता है 1 किलोमीटर कवर किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। तो इस मोमेंट के लिए अगर मैं आपको स्पीड निकालता हूँ इस मोमेंट के लिए, तो स्पीड क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 मिनट, तो कितना हो गया अपॉन आवर, यानी कितना हो गया ये 60 किलोमीटर्स पर आवर। कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। बहुत बढ़िया, यानी कि ये बात तो फिक्स हो गया कि ये इस 1 मिनट में रुका हुआ नहीं था, लेकिन क्या पता रुका हो, 10 सेकंड के लिए रुक गया हो, किसको पता है। तो हम चाहते हैं एग्जैक्टली 2 घंटे पे क्या कर रहा था। हमने क्या किया, टाइम इंटरवल को और कम कर दिया। ठीक है, तो अब हमने इससे क्या पूछा कि बताओ भाई कि तुम जो है 2 घंटे से लेकर 1 सेकेंड, 2 घंटे 1 सेकेंड, 2 घंटे 1 सेकेंड तक तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसने कहा कि मैंने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। और तब अगर आप इसका स्पीड निकालते हो तो कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो देखो 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 सेकेंड तक का स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर है। इसका ये तो पक्का मतलब है कि ये बॉडी जो है वो इस 1 सेकेंड में कम से कम बैठा तो नहीं था,
ये पक्का चल रहा था, क्योंकि थोड़े ना 1 सेकंड में आदमी बैठेगा तुरंत गाड़ी स्टार्ट करेगा फिर तुरंत निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 2 घंटे से लेके 2 घंटे 1 सेकंड तक क्या हुआ, ये एटलीस्ट चल रहा था और 72 से। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि उस 1 सेकंड में भी कुछ प्रॉब्लम है भाई साहब, हमको एग्जैक्ट 2 पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब अगली बार हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 घंटे से लेकर 2 घंटे, ये क्या करेंगे 2 आवर को 0.000000 बहुत 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 1 सेकेंड तक के लिए हम इसका निकालेंगे स्पीड। क्या निकालेंगे, इसका स्पीड निकालेंगे। तो क्या इस दौरान वो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और हमने टाइम को भी बहुत छोटा कर दिया, मतलब ये इतना छोटा टाइम इंटरवल होगा कि जिसको आप 2 घंटे मान सकते हो, जिसको आप मतलब इस टाइम में जो उसकी स्पीड होगी वो उसको आप 2 घंटे की स्पीड मान सकते हो, इसको आप नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 घंटे 1 मिनट के दौरान उसका स्पीड 60 था। तो एग्जैक्ट 2 घंटे पे क्या था ये आपको नहीं पता, लेकिन ये जो कंडीशन आ गया जब आपने टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया, इतने देर में क्या डिस्टेंस कवर हुआ। जैसे यहाँ क्या हुआ, 1 सेकेंड में 20 मीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो और छोटा कर दिया। उस टाइम पे जो स्पीड होगी उसी स्पीड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं जी। यानी कि अगर इसको लिखना होगा हमें तो क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए इसको मैथमेटिकल में कैसे लिखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। जहां पर t क्या है, टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इंटरवल जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है और ये चेंज इन डिस्टेंस है। और इसी को कुछ लोग और आसान क्या लिख लेते हैं, d बाई डी टी एक्स का, और ये होता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो जब भी कभी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे किसको, डिस्टेंस को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आता है कि डी और डेल में क्या फ़र्क है। तो छोटी सी बात है, इसको पता नहीं क्यों बहुत बड़ा इशू बना देते हैं लोग, ये बहुत छोटी सी बात है। क्या इस बताइए, वो क्या होता है, अगर कहीं लिखा है डेल्टा एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इंटरवल, लार्ज इंटरवल, और डी एक्स क्या होता है, वेरी 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 स्मॉल इंटरवल, बहुत ही छोटा इंटरवल जो होगा, वेरी स्मॉल इंटरवल, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 घंटे से 3 घंटे के बीच का समय, तो वो एक अच्छा खासा इंटरवल है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको बोलेंगे डेल्टा टी। और ये जो है छोटू सा, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डी टी बोलेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 100 किलोमीटर की जर्नी है, उसमें 20 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर के बीच का स्टडी करना है, तो क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स लिखोगे। और मैं बोलूं कि वही ये देखो जो इतने टाइम में जो छोटू सा डिस्टेंस कवर हुआ, क्या बोलोगे उसको, डी एक्स बोलोगे। तो यही फ़र्क है कि इसमें डेल्टा एक्स में और डी एक्स में। ये आपका हो गया क्या, तो देखो ये था एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस। आपने क्या किया, डिस्टेंस को बहुत छोटा कर दिया, टाइम को बहुत छोटा कर दिया, और क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या सीखते हैं हम लोग कि एवरेज स्पीड को ही अगर हम बहुत छोटे टाइम के लिए कैलकुलेट कर लें तो वो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया क्या, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अभी इसमें हम लोग और बातें करेंगे, पहले एवरेज स्पीड के कुछ कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि इसका पहला कंडीशन क्या है, सेम टाइम इंटरवल एंड डिफरेंट स्पीड, सेम टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, अलग अलग स्पीड से चले लेकिन टाइम इंटरवल सेम हो। जैसे एग्जांपल देखो क्या होता है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, t1 टाइम तक उसकी स्पीड v1 थी, सॉरी t1 नहीं t टाइम तक उसकी स्पीड v1 थी, और अगले t टाइम पर उसकी स्पीड कितनी है, v2 है। और लास्ट में कोई और एक टाइम उठा लो t, लास्ट में कोई जिसके लिए उसका स्पीड vn है, तो टाइम सेम है। मतलब क्या, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक बॉडी है जो कि पहले
आधे घंटे में 1 घंटे के लिए 60 के स्पीड से चलता है, अगले 1 घंटे के लिए 70 की स्पीड चलता है, अगले 1 घंटे के लिए इतने चलता है, तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग क्या है, सेम टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, चलो। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, कैसे निकालोगे बताओ, क्या होता है फॉर्मूला इसका, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप बताइए टोटल डिस्टेंस इस वाले हिस्से के लिए क्या होगा, बता दो मुझे, v1t प्लस उसके लिए क्या हो जाएगा v2t प्लस डॉट 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 उसके लिए क्या हो जाएगा vnt अपॉन टाइम इंटरवल क्या है tt n बार है तो क्या हो जाएगा nt हो जाएगा। सब में से t लेके काट दो, क्या आ जाएगा आंसर, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। सिंपल सा एक टॉपिक आ गया आपको किसके लिए, फॉर एवरेज स्पीड के लिए। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए हम लोग अपना सेकेंड टाइप नोट करते हैं। उसमें लिखिए सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। दो ही केस बनता है इस पे, सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट दो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा हो तब उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये हम पता करते हैं। चलिए, तो सेकेंड टाइप क्या है इसका, सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। ठीक है, ओके। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, डिस्टेंस क्या मान लेते हैं x मान लो, ये गया v1 की स्पीड से, अगला x डिस्टेंस गया v2 की स्पीड से, अगला x डिस्टेंस गया v3 की स्पीड से, चलता गया और लास्ट में कोई x गया vn की स्पीड से। ठीक है, सेम डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड जा रहा है। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि कोई एक जर्नी हुआ, उस जर्नी में जो 1/3 डिस्टेंस है वो पार्टिकल गया 40 की स्पीड से, अगला 1/3 गया 60 की स्पीड से, अगला 1/3 गया 80 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकालो। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं अपने को। ठीक है ना, तो उसके लिए ये कंसेप्ट हो गया। तो इसको कर लो सॉल्यूशन जल्दी से। तो लिख लो इसका कंसेप्ट कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जोड़ लो सबको, x सबको, तो x कितने n बार है, क्या nx हो गया। ठीक है, एंड व्हाट इज टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा x अपॉन v1 यहाँ का, x अपॉन v2 यहाँ का, प्लस डॉट 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 x अपॉन vn यहाँ का। सब में से x लेके काट दो तो वहाँ आ जाएगा क्या, एक मिनट, ये हो जाएगा 1, अब सॉरी एवरेज स्पीड जो हो जाएगा आपका इस तरफ, ये हो जाएगा nx और सब में से x ले लिया तो nx अपॉन सब में से x ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 और लास्ट में क्या बनेगा 1 अपॉन vn। x से x उड़ा दो, इसको पलट दो थोड़ी देर के लिए, या ऐसे लिख लो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन vn। दिस इज द रिलेशन ऑफ द कंडीशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो अलग अलग स्पीड से। इसके जो ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स हैं उसमें आता है कि 2 इक्वल डिस्टेंसेज एंड 3 इक्वल डिस्टेंसेज, तो वो मैं आपको कराता हूँ अलग फॉर्मूला ताकि आपके क्वेश्चंस बनते रहें, क्योंकि उससे ऊपर का क्वेश्चन आता नहीं है ना। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, लेकिन 2 इक्वल डिस्टेंसेज और 3 इक्वल डिस्टेंसेज आपको ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल्स फिर करेंगे, इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए जी, तो इसी के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, और वो क्या है 2 इक्वल डिस्टेंसेस, 2 इक्वल डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड्स। 2 इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कैसे होगा। ठीक है जी, चलिए जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि x डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 की स्पीड से, और यहाँ भी x डिस्टेंस कवर कर रहा है v2 की स्पीड से। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है, सो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x, और ये कितना हो गया टाइम बताइए, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2।
तो ये कितना हो गया 2x अपॉन एलसीएम ले लो, v1 v2 ऊपर क्या आ गया v2x प्लस v1x, x लेके गायब कर दो तो x लेके कट गया तो आंसर क्या आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सिंपल सा है, कर लो, याद रहेगा आपको। चलिए एग्जाम्पल एक और देख लो। मान लो कि ऐसा आ जाए कि 3 है ना, 3 इक्वल डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड्स। अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं अलग अलग स्पीड से तो क्या करना होता है? तो वहाँ आपकी मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये x गया v1 से, अगला x गया v2 से, और अगला x किससे गया v3 से, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा x अपॉन v1 x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। सबका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस सीधे एग्जाम में आते हैं कि मान लो ऐसा आता है कि एक आदमी है जो 20 की स्पीड से गया और 30 की स्पीड से आया, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो एवरेज स्पीड पूछेगा तो यहाँ 20 डाल दो 30 डाल दो, तो ये जगह 20 30 60 120 नीचे 5 कट जाएगा उससे, तो आएगा 24, ठीक है। 25 नहीं होता 24 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं किस पे? एवरेज स्पीड पे।